नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत सार्ट्रिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ महत्वपूर्ण स्टडी जीके देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में पैतोंगटॉर्न सिनावात्रा किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थाईलैंड की। थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो उनका नाम है पैतोंगटॉर्न सिनावात्रा। पैतोंगटॉर्न सिनावात्रा थाईलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी हैं। सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री कौन है थाईलैंड की? वो है पैतोंगटॉर्न सिनावात्रा हैं। इनको याद रखिएगा, ये है पैतोंगटॉर्न सिनावात्रा। थाईलैंड की राजधानी भी याद रखिएगा, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अट्टम फिल्म को। अट्टम फिल्म जो है एक मलयालम फिल्म है, मलयाली भाषा की फिल्म है, मलयालम फिल्म है और इसको 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके जो निर्देशक है, निर्देशक को भी याद रखिएगा, उनका नाम है आनंद एकार्सी। आनंद एकार्सी जो हैं इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, तो इनको भी याद रखिएगा और फिल्म को भी याद रखिएगा। फिल्म का नाम है अट्टम और यह एक मलयालम भाषा की फिल्म है और इसके जो डायरेक्टर हैं आनंद एकार्सी हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया है? तो इनको याद रखिएगा, ऋषभ शेट्टी को दिया गया है फिल्म कंतारा के लिए। कंतारा एक बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग देखिएगा। कंतारा मूवी के लिए ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दो अभिनेत्रियों को दिया गया है, एक नित्या मेनन को दिया गया है और एक मानसी पारेख को दिया गया है। तो नित्या मेनन को दिया गया है, उनकी फिल्म तिरुचित्राम्बलम के लिए दिया गया है, जो कि एक तमिल फिल्म है, और जो मानसी पारेख को दिया गया है उनकी फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए दिया गया है, जो एक गुजराती फिल्म है। गुजराती फिल्म है कच्छ एक्सप्रेस और उसकी जो हीरोइन है मानसी पारेख, उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। उनके साथ साथ तिरुचित्राम्बलम के लिए दिया गया है, जो एक तमिल फिल्म है, तमिल भाषा की फिल्म है, और इनकी जो एक्ट्रेस हैं नित्या मेनन, इनको दिया गया है। तो दो अभिनेत्रियों को दिया गया है, नित्या मेनन को और मानसी पारेख को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। जबकि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है सूरज बड़जात्या को दिया गया है। सूरज आर बड़जात्या को उनकी फिल्म ऊंचाई के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्रदान किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो फिल्म का नाम है गुलमोहर को दिया गया है और गुलमोहर मूवी को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। और इसके जो निर्देशक हैं उनका नाम भी याद रखिएगा, राहुल वी चित्तेला हैं। तो राहुल वी चित्तेला की मूवी गुलमोहर को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में भारत की कितनी आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है 3 स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। वो 3 स्थल कौन कौन से हैं? तो इनको भी याद रखिएगा। पहला है नंजरायन, नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य है। दूसरा काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य याद रखिएगा, नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य, काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, और एक है तवा जलाशय। तवा जलाशय, तवा जलाशय। तो एक है, पहला कौन सा स्थल है? नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य, नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य एक है, और एक है काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य है, और एक तवा जलाशय है। तो इन 3 स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया है जो भारत के हैं। और ये इनमें जो ऊपर के 2 स्थल हैं, जो नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य और काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा, तमिलनाडु में स्थित है। जबकि जो तवा जलाशय है यह मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है उसी में स्थित है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में यह जलाशय स्थित है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में यह जलाशय स्थित है, तो इसको याद रखना है। नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है, काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है, और तवा जलाशय जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में तवा जलाशय स्थित है।
इन 3 स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया। इस तरह से देखा जाए तो भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या अब 85 हो गई है, 85 हो गई है। और उसमें भी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो स्थल हैं भारत में तमिलनाडु में स्थित हैं। सबसे ज़्यादा स्थल भारत में रामसर स्थल भारत के किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में 16 स्थल हैं। जबकि दूसरे स्थान पे आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल कितने स्थल हैं? तो 10 स्थलों को शामिल किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो कौन सा है? याद रखिएगा, सुंदरबन है। सुंदरबन जो है भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। और यह कहाँ पे स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरबन। और जबकि अगर छोटा पूछा जाए कि सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, तो इसको भी याद रखिएगा, रेणुका। रेणुका को याद रखिएगा, रेणुका सबसे छोटा स्थल है। और यह कहाँ पे स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है रेणुका। तो इसको भी आपको याद रखना है। जो रामसर स्थल है, रामसर स्थल क्या होते हैं? तो ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए ईरान का एक शहर है रामसर, वहीं पे एक समझौता हुआ था 1971 में। एक समझौता हुआ था आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। तभी से आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए जो स्थलों को शामिल किया जाता है उनको रामसर स्थल कहा जाता है। और ये जो लागू हुआ था 1975 में लागू हुआ था रामसर। और 1971 में ये समझौता किया गया था। कहाँ पे? तो ईरान के शहर रामसर में इस का समझौता हुआ था। तो इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? तो जो 78वां जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया अभी हाल ही में, उसकी विषय वस्तु क्या थी? तो उसकी विषय वस्तु थी विकसित भारत @ 2047। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। 78वें स्वतंत्रता दिवस की जो थीम थी वो थी विकसित भारत @ 2047। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, याद रखना है इसको। जो 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, वहाँ लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया था। और ये लगातार 11वीं बार उनका ध्वजारोहण था लाल किले से, ये भी याद रखिएगा। तो जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तो प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, जबकि गणतंत्र दिवस के अवसर पे राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे लगातार नरेंद्र मोदी जी ने 11वीं बार ध्वजारोहण किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ध्वजारोहण किस प्रधानमंत्री ने किया है, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने किया है। 17 बार किया है इन्होंने ध्वजारोहण। जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार ध्वजारोहण किया है। तो सबसे ज़्यादा बार ध्वजारोहण करने वाले प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू। दूसरे नंबर पे आते हैं इंदिरा गांधी, जिन्होंने 16 बार किया था। और तीसरे नंबर पे हैं नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 11 बार ध्वजारोहण किया है। 2 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ध्वजारोहण नहीं कर पाए थे, उनको भी याद रखिएगा। उनका नाम है चंद्रशेखर, पहले प्रधानमंत्री हैं चंद्रशेखर। और जो दूसरे हैं वो हैं गुलजारी लाल नंदा। तो ये 2 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे ध्वजारोहण नहीं कर पाए। तो ये इनको भी साथ में याद रखिएगा। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोर्ने मॉर्कल को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। ये दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज हैं। दक्षिण अफ्रीका के ये तेज गेंदबाज थे पहले, तो इनको भी याद रखना है। तो ये मोर्ने मॉर्कल जो हैं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच बनाए गए हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन हैं, तो इनको भी याद रखिए, गौतम गंभीर जो हैं मुख्य कोच हैं। इस समय मुख्य कोच गौतम गंभीर को बनाया गया है, तो इनको भी याद रखना है।
हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इनका सही आंसर है ऑप्शन बी, राहुल नवीन। राहुल नवीन को ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय का नया निदेशक नियुक्त किया गया है और इनका जो कार्यकाल उनका होगा 2 वर्ष का होगा। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, यानी 2 वर्ष के लिए राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। इन्होंने संजय कुमार मिश्रा का स्थान लिया है, तो ये भी याद रखिएगा, संजय कुमार मिश्रा का इन्होंने जगह लिया है राहुल नवीन ने, तो इसको भी याद रखना है। जो प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक की नियुक्ति होती है, एक नियुक्ति समिति बनाई जाती है। नियुक्ति के लिए एक नियुक्ति समिति बनाई जाती है और उनमें कौन कौन भाग लेते हैं? तो उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं और सहकारिता मंत्री होते हैं। सहकारिता मंत्री शामिल होते हैं। जो प्रवर्तन निदेशालय के जो निदेशक की नियुक्ति होती है उनमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री शामिल होते हैं। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना भी याद रखिएगा। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1956 में की गई थी और यह जो वित्त मंत्रालय है उसके राजस्व विभाग के अधीन काम करता है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करता है प्रवर्तन निदेशालय, तो इसको भी याद रखना है। और प्रवर्तन निदेशालय का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए यानी मुख्यालय पूछा जाए तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राणा आशुतोष सिंह। राणा आशुतोष सिंह भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। इन्होंने आलोक चौधरी का स्थान लिया है, तो आलोक चौधरी की जगह पे राणा आशुतोष सिंह भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। जो CS सेठी हैं ये SBI के यानी भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन हैं, तो इनको भी याद रखना है। इनकी भी नियुक्ति हाल ही में हुई है, तो इनको भी याद रखिएगा। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, PR श्रीजेश। PR श्रीजेश को भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच बनाया गया है। जो पुरुष हॉकी टीम है, हॉकी टीम के ये गोलकीपर रह चुके हैं। गोलकीपर हैं PR श्रीजेश, जो है पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर थे। और पुरुष हॉकी टीम ने जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें कांस्य पदक जीता था पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को हरा के। इसको भी याद रखना है, स्पेन को हरा के 2-1 के मुकाबले स्पेन को हरा के भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था और इसमें PR श्रीजेश क्या थे? गोलकीपर थे। और उसी अवसर पे PR श्रीजेश ने हॉकी टीम से संन्यास ले लिया था, तो ये भी याद रखिएगा। स्कूली छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है स्कूली छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि प्रदान करेगा, तो ये देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। इसके तहत, इस योजना के तहत किसको लाभ मिलेगा? तो ये कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक की जो छात्राएं हैं, कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक की जो छात्राएं हैं उनको लाभ मिलेगा और उनको 300 रुपये प्रति वर्ष प्रदान किए जाएंगे। 300 रुपये प्रति वर्ष प्रदान किए जाएंगे, तो ये भी याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश के वर्तमान जो CM हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको याद रखिएगा, मोहन यादव हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव हैं। जबकि गवर्नर आपसे पूछा जाए राज्यपाल कौन है, तो मंगू भाई पटेल हैं। इनको भी याद रखिएगा, मंगू भाई पटेल हैं। 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच में संपन्न हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था, इसको याद रखना है। और यह जो आयोजन हुआ था श्रीलंका में ही हुआ था, ये भी याद रखिएगा, श्रीलंका में हुआ था और यह 10वां संस्करण था और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? श्रीलंका में हुआ था। जो 9वां संस्करण है इसका आयोजित किया गया था वो पुणे में किया गया था, भारत में किया गया था, ये भी याद रखना है आपको। जो मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास है यह एक पैदल सेना पे आधारित है, पैदल सेना पे केंद्रित अभ्यास है। यह
पैदल सेना पर केंद्रित अभ्यास है, यानी थल सेना का एक एक्सरसाइज है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में शोधकर्ताओं ने बिहार की ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर एक औषधीय जड़ी बूटी गुडमार की खोज की है। इसका किस रोग की दवा में इस्तेमाल होता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मधुमेह रोग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। गुडमार का इस्तेमाल मधुमेह रोग की जो दवा बनती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। गुडमार जो है एक बारहमासी पादप है, और यह मध्य भारत और दक्षिण भारत, मध्य और दक्षिण भारत में, इसके अलावा अफ्रीका के कुछ हिस्सों में यह पाया जाता है। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में यह पाया जाता है गुडमार, तो इसको भी याद रखिएगा कि गुडमार कहाँ पाया जाता है, तो मध्य और दक्षिण भारत में, इसके अलावा अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। और जो मधुमेह की जो पहली दवा बनी थी, उसका नाम था मेटफॉर्मिन, इसको याद रखिएगा। मेटफॉर्मिन जो है मधुमेह की पहली दवा बनाई गई थी, और यह भी एक पौधे से ही बनाई गई थी, औषधि पौधे से ही बनाई गई थी, और उस पौधे का नाम भी याद रखिएगा, गैलेगा नाम था उसका। गैलेगा से पहली औषधि जो मेटफॉर्मिन बनाई गई थी, गैलेगा से बनाई गई थी, और गैलेगा भी एक औषधि पौधा है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग, औषधि पौधा है। इसके अलावा गुडमार एक है, गुडमार से भी दवा बनाया जाता है मधुमेह रोग की रोकथाम के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास जो है लगातार छठी बार यह नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में शीर्ष स्थान पे बना हुआ है, इसको याद रखिएगा। जो निर्फ है यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो ये भी याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। और यह इस बार की जो रैंकिंग जारी की गई है, इसका भी याद रखिएगा कि यह 9वां संस्करण जारी किया गया है, इस बार 9वां संस्करण जारी किया गया है, तो इसको भी याद रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा सेंट मार्टिन द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश का। सेंट मार्टिन द्वीप जो है यह बांग्लादेश का हिस्सा है, बांग्लादेश के अंतर्गत आता है, तो इसको याद रखना है। और यह एक मूगा द्वीप है, इसको भी याद रखिएगा, यह एक मूगा द्वीप है, और यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, या कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। कौन सा? सेंट मार्टिन द्वीप स्थित है। इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसको नारियल द्वीप भी कहा जाता है, इसको दालचीनी द्वीप भी कहा जाता है, तो ये कुछ इसके अन्य नाम भी है। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में एक अभियान दल ने किलिमंजारो के उहुरु शिखर पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यह किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है, और यह अफ्रीका की, याद रखिएगा, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा इसको। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो किलिमंजारो है, जिसकी ऊंचाई भी अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा 5895 मीटर है, 5895 मीटर है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ पे स्थित है? तंजानिया में स्थित है। और इसकी एक खास बात यह है कि यह किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, यह एक स्वतंत्र पर्वत है, इसको याद रखिएगा, स्वतंत्र पर्वत कहने का मतलब ये है कि यह किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, यह एक ही पर्वत है, और यह एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है, इसको भी याद रखिएगा, स्ट्रेटो वॉल्केनो है, जिसे मिश्रित ज्वालामुखी कहा जाता है, तो यह एक मिश्रित ज्वालामुखी है किलिमंजारो, और यह तंजानिया में स्थित है। तंजानिया की राजधानी को भी याद रखिएगा, तंजानिया की राजधानी डोडोमो है।
डोडोमो है तंजानिया की राजधानी, तो इसको भी याद रखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।